हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में मैं आप सभी के लिए क्लास 11th की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर होगा यूनिट एंड डायमेंशन। और आज की जो सेशन होगी पूरी टॉपिक में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यूनिट के बारे में, बेसिक लेवल से लेकर के कंपटीशन लेवल तक आपको इस चैनल पे तैयारी कराई जाएगी। हाँ, थोड़ा सा बात यह है कि जब भी आप क्लास करते हैं पूरी वीडियो को देखिए, समझिए और जितना हो सके आप शेयर करते रहेंगे। क्लास 11th की आज से शुरुआत हो रही है। मेहनत और सुनहरी चाबी है जो बंद दरवाजे के भविष्य को भी खोल देती है। तो आइए एक बार हम लोग हर सेशन की तरह इस सेशन में भी मेहनत करते चले और सफलता की चाबी को खोलने का प्रयास करें। तो आज की जो सेशन होगी जिसमें कि बहुत सारे कुछ आपको बताएंगे। आज हम कहते हैं जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए कि सही वक्त आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। क्योंकि सफलता किसी घर पे, किसी दुकान पे नहीं मिलती, बल्कि रात दिन जगने के बाद एक प्रयास करने से मिलती है। इसलिए इस प्रयास को एक नए आयाम दिया जाए, इस प्रयास को एक मजबूती से बनाए रखा जाए ताकि 100% एक्यूरेसी के साथ आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल सके। तो हमने जैसा कहा कि क्लास 11th के यूनिट एंड डायमेंशन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले चर्चा करेंगे विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। साइंस के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई, साइंस जो वर्ड है इसका नाम निकल के आया साइंटिया। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुआ, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। यानी जो जानकारी हम सभी को प्राप्त होती है उसी को तो विज्ञान कहते हैं। जैसे एक वर्ड है यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं विज्ञान, यानी विज्ञान को दो खंड में तोड़ते हैं, एक बनता है वी और साथ में बनता है ज्ञान, अर्थात विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। करे क्या? साइंस शब्द हिंदी रूपांतरण है और साइंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो। जैसे कह सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में विज्ञान एक वर्ड है, वैसे ही अरबी भाषा में इसका नाम होता है इल्म, ठीक है। अब विज्ञान की बात किया जाए तो विज्ञान के रहस्यों को समझना और इसके रीजन को समझने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। कि शुरुआत में तो हम लोग सोचते हैं कि साइंस मतलब साइंटिया मतलब जानकारी, लेकिन वास्तविकता क्या है? विज्ञान की कड़ियां कैसे जुड़ेंगी, विज्ञान से क्या बेनिफिट है? ये हम इंसान बहुत जल्दी बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। एक छोटी सी कलम में इंक भरी जाती है, वो इंक कैसे काम करती है, ये भी तो एक विज्ञान है। इन सभी बातों को हम लोग पूरी सेशन में समझते चलेंगे और कंटिन्यू रूप से इस विज्ञान की भाषाओं को समझेंगे। तो आइए शुरुआत किया जाए, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे कि विज्ञान को कितने टाइप में बांटा गया? तो दो। एक बांटा गया किसमें? फिजिकल साइंस, और एक बांटा गया बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस और साथ में बायोलॉजिकल साइंस। आ गया? अब फिजिकल साइंस का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, और बायोलॉजिकल साइंस का मतलब होता है जीव विज्ञान।
ठीक है। फिजिकल साइंस में दो पार्ट हम लोग को डिस्कशन करना है। एक है फिजिक्स यानी कि भौतिकी, और दूसरा आपको है केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। लेकिन यहां पे अगर बात किया जाए जीव विज्ञान में, तो इसमें दो पार्ट इसमें भी होते हैं। एक का नाम है वनस्पति विज्ञान, और एक का नाम है जंतु विज्ञान। क्लियर कर रहे हैं कितना? बायोलॉजिकल साइंस और एक कौन सा? फिजिकल साइंस है। यानी लेकिन साइंटिया जो जिसका नाम था, इससे क्या सीखते हैं? तो सबसे पहले इसका मतलब होता है टूनो। टूनो का मतलब होता है जानकारी। और जानकारी, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी जानकारियां प्राप्त होंगी, ये सभी जानकारियां क्रमबद्ध होंगी। कहते हैं विज्ञान किसे कहते हैं? प्रायोगिक प्रेक्षणों एवं गहन तर्कों पर आधारित क्रमबद्ध तथा सूचित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हमने कहा विज्ञान क्या है? तो प्रायोगिक प्रेक्षणों, गहन तर्कों पर आधारित क्रमबद्ध तथा सूचित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब इसके खंड तो जान गए, लेकिन परिभाषा लिखा गया कि नहीं विज्ञान का, देख लेते हैं। ये तो वनस्पति का। देखिए विज्ञान क्या है? सबसे पहले प्रायोगिक प्रेक्षणों गहन तर्कों पर आधारित क्रमबद्ध तथा सूचित ज्ञान को क्रमबद्ध तथा सूचित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी दो नॉलेज विच ह्यूमन हैव गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। एंड रीअरेंज, सबसे बड़ा बात क्या है कि रीअरेंजमेंट, जो क्रमबद्ध रूप से ऑर्डर है, वही क्या है? विज्ञान। ठीक है, तो आइए इस रहस्य को समझते हैं, विज्ञान की भाषा को समझते हैं, जिसमें अभी चर्चा होगी किसकी? बायोलॉजी की। कहते हैं कि सबसे पहले वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। करें किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। करें डील्स द स्टडी ऑफ प्लांट, राइट। अब आगे चलिए, यहां पे कह रहा है जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल। यानी इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले ऑल एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब ऐसे स्थिति में छोटे छोटे टर्मों के बारे में स्टडी करेंगे आप बोटनी और जूलॉजी के बारे में, केमिस्ट्री किसमें? बायोलॉजी में। और हम आपकी चर्चा कराने वाले हैं फिजिक्स से। यानी फिजिक्स क्या है और फिजिक्स के रहस्य क्या है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। करे भौतिकी की जो शुरुआत है, एक ग्रीक वर्ड थियोसिस से बना है। ग्रीक वर्ड कौन से? थियोसिस। और जिसका अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले इसका अर्थ है प्रकृति, नेचर। ठीक है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन तथा प्रकृति के विभिन्न परिघटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में इसकी अभिव्यक्ति के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। कौन विज्ञान कहलाता है? भौतिक विज्ञान। ठीक है,
कह रहे कितना कह रहे कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, इनकी परिघटनाओं के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, साइंस को कल रीड करके नहीं समझा जा सकता, बल्कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्व किए भी जाते हैं। जैसे कहा जाता है साइकिल का चलाना, क्या यह प्रैक्टिकल है कि थ्योरी? रिप्लाई दीजिएगा। क्या साइकिल जो चलाना सीखते हैं हम लोग पहले थ्योरी पढ़ते हैं या प्रैक्टिकल? तो आपका जवाब होगा कि सर 100% हम लोग सीखते हैं क्या, तो प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल से थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं। इसका इस तरह का है, हैंडल पकड़ेंगे, आएगा तो गाड़ी टर्निंग आएगी तो स्लो कर लेंगे, हल्का सा झुक जाएंगे, बेंड करके पार कर जाएंगे। और बात किया जाए मोटरसाइकिल चलाना, क्या आपने प्रैक्टिकल सीखा था कि या थ्योरेटिकल सीखा था? तो आप कहोगे सर मोटरसाइकिल चलाना इसको तो पहले हमने प्रैक्टिकली सीखा था। किसी भी व्हीकल को चलाना हमने किससे सीखा था? प्रैक्टिकल से। अलग बात है कि उसके बारे में धीरे धीरे जानकारियां हम लोग प्राप्त किए। आज हम लोग के घरों में, हम बात नहीं कर रहे इंडस्ट्री की, हम बात कर रहे हैं अपने घरों में, लोग आज खाना पकाना कैसे सीखते हैं? तो भाई प्रैक्टिकल। अर्थात हम लोगों को भी प्रैक्टिकली रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि बात यह है कि सबसे पहले ये कहने के लिए है कि भौतिकी याद कर लिया, हमने सीख लिया, नहीं, इसे प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि ऐसा होता है तो कैसे, और इनकी चीजें किस प्रकार से हमें साइंस जोड़ सकता है नेचर से, सोसाइटी से, प्रकृति के कंडीशनों से। सारी बातों को आपको इस सारे टॉपिकों में समझाया जाएगा। जैसे लाइट का जलना, साइकिल का चलना, हवा का चलना, विद्युत धारा का प्रवाहित होना, इन सभी घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ऐसे फिजिक्स की एक और डिफिनेशन है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे फिजिक्स से कह रहा है भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। कहा तो दिए, जैसे प्रकृति की बात कर रहे हैं, पेड़ से फल का गिरना ये शाश्वत सत्य है, हवाओं का चलना ये शाश्वत सत्य है। इन घटनाओं के पीछे के रहस्य को हम लोग समझते हैं, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। कर अगर ऐसा है तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, तो इसके अंतर्गत हम द्रव यानी कि सबसे पहले मास, एनर्जी एंड इनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी सीधे तौर पे कहा जाए तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं? देखिए थोड़ी सी तो टाइम लगेगी भाई, कि बातें ये है कि हम रिकॉर्डिंग करके दे रहे हैं आपको, लाइव सेशन तो हो नहीं रही कि जहां पे आप क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, फिर इसके बाद आ जाएंगे लाइव, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी आमने सामने। कह रहे भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत की जाए। अब जैसे सबसे बड़ी रहस्य है दिन और रात का होना, इसे ना हम बदल सकते हैं ना बदलने का प्रयास कर सकते हैं। ये प्रकृति की सबसे बड़ी धरोहर है, और यही बताता है साइक्लिक सिस्टम, यानी प्रकृति के काल चक्र इसी से चल रहे हैं। साथ ही साथ अब कहते हैं कि इस प्रकार का कंडीशन है, तो ये बात और जान जाइए, प्रकृति के कंडीशन को हम लोग चेंज करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन 100% चेंज नहीं कर सकते, उसके दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे इंद्रधनुष कब बनेगा? तो आपका जवाब सॉलिडली होगा, सर इंद्रधनुष बनता है कब? बरसात के दिनों में। अब इंद्रधनुष के अंदर में कितने रंग हैं? 7। इंद्रधनुष के अंदर में कितने रंग हैं? 7। ठीक है, 7 हैं तो सबसे ऊपर कौन रंग है? तो आप कहेंगे सर यहाँ तो रेड है, नीचे कौन है? वायलेट है, और ये सुनहरा सा
देखने में बहुत ही मनोरम सा लगता है रेनबो। ठीक है, अब आगे चलिए। ज्वालामुखी का बनना, ये सभी प्राकृतिक घटनाएं, यानी इसको हम लोग जितना भी अध्ययन करें ऐसे इन सभी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम लोग समझते रहेंगे। जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इन सभी घटनाओं को हम लोग भली भांति समझने का प्रयास करते हैं और समझते भी हैं कि सबसे पहले सूर्य ग्रहण क्यों हो रहा है, चंद्र ग्रहण क्यों हो रहा है, इसके पीछे के रीजन को भी हम लोग भली भांति समझते हैं। अब आइए चैप्टर पे, जिसकी बात करेंगे कौन सी, भौतिक राशि, यानी वैसी राशि जिसे नापा जा सके या तोला जा सके। करे भौतिक राशि किसे कहेंगे, वैसी राशि जिसे मापा या तोला जा सके। राइट, ठीक है। और सेकंड बात क्या बोलेंगे कि भौतिकी के नियमों का पालन करता हो एवं इसकी व्याख्या करता हो, वैसी राशि को भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल। अब देखिए बात समझिए, यहां लिखा गया भौतिकी के नियम का पालन करता हो, इसका अर्थ क्या है। देखिए अगर किसी लंबाई का मेजरमेंट करते हैं तो यहां स्केल के रूप में मीटर प्रयोग किया जाता है। स्केल के रूप में कौन सा, मीटर। अगर विद्युत धारा नापना है तो स्केल के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, एमीटर का। अगर वोल्टेज काउंट करना हो तो स्केल के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, वोल्टमीटर का। न कि ऐसा उलट देंगे, संभव नहीं है। ये आपको लंबाई नापना है और आप वोल्ट मीटर से नापें, ऐसा संभव नहीं है, अर्थात ये भौतिकी का नियम क्रैश कर जाएगा। यानी किसी भी राशि को नापने के लिए उसके स्केलिंग वैल्यू का भी प्रयोग करना बहुत जरूरी है। जैसे लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला। यानी इस प्रकार से हम लोग भौतिकी के नियम का प्रयोग करते चलेंगे और सभी राशियां जिनके आकार आकृति होंगी उसे हम क्या कहेंगे, तो सबसे पहले नेमिंग के साथ लिखेंगे। लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, ये सभी कैसी राशि है, भौतिक राशि। अब भौतिक राशि के कितने खंड होंगे, तो 2। यानी भौतिक राशि कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। कौन कौन, तो आइए डिस्कस करते हैं। करें कि भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी के कितने पार्ट हैं। नाम आ गया भौतिक राशि। ठीक है, और भौतिक राशि में कितने खंड होंगे, तो 2। पहला होता है फंडामेंटल, फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक होता है डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब होता है, यहां पे देखिए फंडामेंटल, ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी यानी इसको बोलते हैं मूल राशि या मौलिक राशि या आधारी राशि भी कहा जाता है। जबकि डिराइव क्वांटिटी में कौन आता है, डिराइव क्वांटिटी का मतलब कौन हुआ, व्युत्पन्न राशि।
अब बात आता है कैसे पहचानेंगे फंडामेंटल को और कैसे पहचानेंगे डिराइव को। देखिए यहां पे सबसे पहले हम आपके लिए एक यहां कलाकृति कर देते हैं। यहां पे ये बीज है सर, निकला। यहां पे निकलने के बाद ये इस प्रकार का शेप बनाएगा। ये शेप ऐसा बनाएगा। बन गया। यहां पे ये पत्तियां बन रही हैं, इस प्रकार से बन जाएंगे, राइट। यहां पे जो बीज है ये मूल कहलाएगा, जड़, अर्थात ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी इसको बोलेंगे मूल राशि। क्योंकि ये जो बीज है यहां पे ये पत्तियों पे निर्भर नहीं कर रहा है, जबकि यहां जो पत्तियां हैं, जो यहां पे पत्तियां हैं, लीफ जो का है, ये पूरी तरह से डिपेंड है किस पर? ये डिपेंड है, ये पत्तियां डिपेंड कर रही हैं, डिपेंड हैं किस पर निर्भर कर रही हैं? तो सीधा सा बात है, ये निर्भर कर रही हैं बीज पर। ये निर्भर कर रही हैं कौन? तो सबसे पहले पत्तियां, अर्थात ये पत्तियां क्या कहलाएंगी? व्युत्पन्न। कि ये जो पत्तियां हैं, जो व्युत्पन्न राशि है, फंडामेंटल पे पूरी तरीके से आश्रित है। कैसे बता रहे हैं अभी आपको? जैसे यहां पे सोचिएगा, यहां पे अगर मान लीजिए यहां पे पिता और माता यानी पेरेंट पे निर्भर है कौन? चाइल्ड। निर्भर कौन है? चाइल्ड। यानी सबसे पहला बात यहां पे माता पिता एक कंडीशन के लिए बता रहे हैं, जस्ट ऐसा नहीं कि बहुत सारा कुछ है। यहां कह रहे हैं कि सबसे पहले ये कौन है? तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये कौन है? तो सीधा बात बोलेंगे कि ये फंडामेंटल है। ये कैसा? फंडामेंटल। ठीक है, तो फंडामेंटल है, लेकिन ये कौन है? डिराइव। यानी कहने का मतलब क्या है? माता पिता पर ये बच्चे क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं। डिपेंड है, निर्भर है। ठीक है, यानी वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पे निर्भर न हो, क्या कहलाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पे निर्भर न हो, कौन राशि कहलाएगा? तो सीधा सा बात है, फंडामेंटल। यानी जिसको दूसरे राशि पे निर्भर ही ना हो उसे कहेंगे फंडामेंटल। लेकिन जो राशि मूल राशि पर निर्भर हो, कौन राशि कहलाएगा? व्युत्पन्न। यानी यहां पे ये जो कंडीशन है, यहां फंडामेंटल ये मूल राशि की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कौन सी राशि की तरह? व्युत्पन्न राशि की तरह काम कर रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले कितनी राशियां दो टर्म में है, एक दूसरे पे निर्भर हैं। कौन निर्भर है? तो सीधा सा बात है कि फंडामेंटल में किसी पर निर्भरता नहीं होगा। वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर न हो, जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहेगा, उसको कहेंगे फंडामेंटल। लेकिन जो राशियां मूल राशि पर निर्भर होंगी उसे कहेंगे व्युत्पन्न। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ओवरऑल ये यूट्यूब है, यूट्यूब के कड़ियों पे ही जुड़ा जाएगा। यहां कह रहा है यानी मूल राशि किसे कहेंगे? तो वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो। साफ साफ बात है, जो अन्य राशि पर, अन्य किसी भी राशि पर निर्भर ना हो।
जब किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होगा तो क्या होगा, वो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होगा, अर्थात उसे किसी से कोई मतलब नहीं होगा। अब ऐसे स्थिति में कौन राशि कहलाएगा, तो मूल राशि कहलाएगा। मतलब वैसी भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर न हो, किसी तरीके से कोई संबंध न रखता हो, तो कौन सी राशि कहलाएगी, तो मूल राशि कहलाएगी। अब मूल राशि को ही आधारी राशि भी कहा जाता है, मूल राशि को ही आधारी राशि कहेंगे। अब 7 मूल राशियां हैं। अब इन मूल राशियों के नेमिंग देख लीजिए कौन कौन है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और कितना, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ये सभी मूल राशियां। ठीक है। अब लेकिन इसमें 2 पूरक राशियां भी हैं, एक है समतल कोण और एक है आपका घन कोण। ये राशियों की चर्चा कर रहे हैं, फिर बाद में मात्रक की चर्चा करेंगे, डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इसलिए आप रेगुलर रूप से क्लासेस करते चलिए। आगे बढ़िए। अब कह रहा है व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे। अब तो वही बात ना हो गया निर्भरता वाली बात। तो हमने कहा साफ साफ कि देखिए ऐसा है, वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर हो, जो अन्य राशियों पर क्या हो, निर्भर हो। राइट। यानी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। यानी सीधा सीधा कहिए ना, व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर क्या है, निर्भर है। कहेंगे व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर निर्भर है। क्लियर है। कह रहे व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर क्या है, निर्भर है। क्लियर। अब आगे बढ़िए। यानी इसमें कहानी क्लियर है, लेकिन दूसरी बात याद रखिए, इन राशियों में मूल राशि का योगदान है। कैसे, थोड़ा देख लीजिए। आइए डिटेल में ही समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यूज कर रहे हैं क्षेत्रफल। राइट। तो ये क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, साफ साफ लिखेंगे ना, लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसमें से लंबाई चौड़ाई क्या कहा जाएगा, मूल। कि अगर मात्रक के बिहाव से चले तब। और यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि आयतन का टर्म क्या होगा, आयतन का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने कितना, ऊंचाई। ये सिंगल नहीं बनेंगी, हमेशा 2, 3, 4 राशियों को साथ में लेके चलेंगे, तभी तो मूल नहीं है। ठीक है, आगे सोचा जाए। अब यहां पे लिखेंगे घनत्व, डेंसिटी। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, अब बटा में कितना, आयतन। राइट। अगला चलिए, इसमें आता है वेग, मतलब विस्थापन बटा में समय। आगे चलेंगे तो चाल मिलेगा, चाल बराबर लिखेंगे दूरी बटा में समय। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें 2 राशियां मिलती हैं तो क्या बन रहा है, व्युत्पन्न, या 2 से अधिक मिलेंगे तो भी बनेंगे व्युत्पन्न। ऐसे हम आपको नेमिंग सुना रहे हैं बस। ठीक है, आगे चलिए। 6 बताइए त्वरण का मतलब क्या होगा। अभी तो बस फॉर्मूला लिख रहे हैं। क्या होता है त्वरण का फॉर्मूला, लिखेंगे वेग बटा में समय। ठीक है। अगला नाम आता है बल का। बल का मतलब फोर्स हुआ। अब फोर्स कितना, द्रव्यमान गुने त्वरण।
राइट। अब आगे बढ़िए नंबर 8। ऐसे ही बढ़ते जाना है। व्युत्पन्न राशियों की संख्या बहुत है। कार्य बराबर कितना? बल गुने विस्थापन। ठीक है। अब बताइए संवेग क्या होता है? संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग, अगला नाम इसमें आता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब आपको अगर लिखना है शक्ति कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय, यानी ये सभी जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए, सारे एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल होंगे? तो सबसे पहले ये सभी एग्जाम्पल व्युत्पन्न राशि के हैं। हाँ, व्युत्पन्न राशियों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है। ठीक है। अब ऐसे स्थिति में इन राशियों को धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। ये वो राशियां नहीं है कि मेष राशि, कर्क राशि, मकर राशि है। ये राशियां क्या करती हैं? किसी आकार और आकृति से संबंधित है, जिसका मापन संभव है, जो भौतिकी के नियम का पालन करती हैं, उसे हम क्या करें? भौतिक राशि। क्लियर है? जैसे जैसे क्लासेस चलता जाएगा, रंगत बढ़ती जाएगी, मजा आते जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पे आया मानक मान। कौन सा? मानक मान, यानी वैसा मान जो पूरे विश्व में मान्य हो, यानी वैसी राशि जिसके मान क्या हो? पूरे विश्व में मान्य हो, उसे क्या कहेंगे? मानक मान। यानी किसी भी भौतिक राशि का वह मान जो पूरे विश्व में मान्य हो, उसे हम क्या कहेंगे? मानक मान। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लंबाई, और आज की पद्धतियों में और इसका नाम शुमार हो तो लिखा जाता है मीटर। चलिए आगे बढ़िए। अगर इसके बाद लिखते हैं समय, समय के सांकेतिक वर्ड सेकेंड होंगे। द्रव्यमान लिखेंगे तो कितना आएगा? किलोग्राम। यानी कहने का अर्थ क्या है? जिस भी राशि के मात्रक का प्रयोग किया जाए, उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान हो। जैसे द्रव्यमान का यहां लिखा जाएगा तो क्या आएगा? किलोग्राम। किलोग्राम को क्या लिखेंगे? केजी। समय को सेकेंड, इसका कैसा? मीटर। कह रहा है कि वैसा मान जो पूरे विश्व में मान्य हो, जो पूरे विश्व में मान्य होगा, उसे हम क्या कहेंगे? सबसे पहले उस राशि का मानक मान। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए यूज कर रहे हैं पसेरी, या बहुत सारे ऐसे लोकल यूज किए जाते हैं, उसका मान पूरे टर्म के लिए नहीं होते। कह रहे कि वैसी राशि जो पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त हो, उसे हम क्या कहेंगे? मानक मान कहेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते जाते हैं। ये फर्स्ट ऑफ द डे क्लास है इसका, कि मात्रक के संबंध की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। मात्रक होता क्या है, मात्रक के संबंधित टॉपिकों को अध्ययन करते हुए हम लोग सभी टॉपिकों को रीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आइए, अरे किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भौतिक राशि चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक मान का प्रयोग किया जाता है, उसे मात्रक कहते हैं। अब मान लीजिए सामने एक पेन है और इस पेन को नापना होगा, तो इसकी पैमाना इसके साइज के आधार पे ही तो होगी। जैसे मान के चलिए ये सामने एक हमने कलम बना दिया, क्या बनाया? कलम। देखिए नहीं बन पा रहा है, इस पर आते हैं। कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर कलम की नाप निकालेंगे तो क्या आएगा? तो ये कलम हो गई। और जब ये कलम की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले इस कलम की लंबाई की बात किया जाए, और मान लीजिए इस पेन को बनाए, थोड़ा सा बड़ा बन गया, तो ये जो पेन है इसकी लंबाई कितनी काउंट करेंगे? आप ही बताइए।
जिस पेन से काउंट रीड करते हैं हम लोग लिखते हैं, क्या इस पेन की साइज कितना बोला जा सकता है? जल्दी से बताइए। ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा बोल देंगे, नहीं 20 फीट का पेन है, ऐसा तो नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग को पता है कि पेन कितना लंबाई का होगा, या तो 10 सेंटीमीटर या मैक्सिमम होगा तो कितना 15 सेंटीमीटर। एक एग्जाम्पल रख रहे हैं, ये सामने एक कलम है, राइट। हाँ, ऐसा नहीं कर रहे कि सिर्फ इस पेन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी भी राशि को, यानी किसी भी मापन के लिए दो मान का होना जरूरी है। कौन कौन? तो एक होता है आंकिक मान, एक होता है आंकिक मान और एक होता है मानक मान। राइट। आंकिक मान का मतलब लिखा जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू का मान n। मानक मान को लिखेंगे यहां पे स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू को ही हम लोग कह रहे हैं क्या? यूनिट। यूनिट मतलब मात्रक, और मात्रक के संकेत कितने लिखे जाएंगे? अर्थात किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को काउंट करते समय क्या लिखेंगे? n इंटू यू, राइट। अब यहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नाप रहे हैं तो ये यम को क्या कर रहे हैं? भौतिक राशि। अब n यहाँ पे क्या है? आंकिक मान। ये बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। यहाँ पे जो n का संबंध u के साथ है उल्टा है सर। कैसा? उल्टा। ये लग रहा है आपको सीधा, लेकिन सीधा नहीं है। यानी किसी भी भौतिक राशि के माप के लिए एक होना चाहिए कौन सा? आंकिक मान, और एक कैसा? मानक मान, यानी मात्रक। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहां चेक कर लीजिए, देखेंगे आंकिक मान एक संख्या है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है आंकिक मान को लेकर के, तो यहां पे n एक क्या है? नंबर। नंबर मतलब साफ साफ लिखेंगे संख्या, ठीक है। अब ये कैसे डिपेंड कर रहा है, क्या कंडीशन है देखेंगे। यहां पे लिखेंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। सेकेंड सोचिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, जबकि 1 केजी में 1000 ग्राम। यानी ये बता क्या रहा है? तो सबसे पहला बात, ये सेंटीमीटर से मीटर के बीच संबंध। जब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाले की विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे जो सेंटीमीटर है मात्रक की एक छोटी इकाई है, तो इसके बगल में जो ये संख्या है इसका मान क्या है? बड़ा है, राइट। इसलिए हमने लिखा यहाँ पे कि ऐसा है कि n का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? u के। अगर यहाँ मात्रक बड़ा है, मीटर बड़ा है, तो उसके बगल में आंकिक मान कैसा होगा? छोटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, प्रॉपर रूप से क्लास करने के लिए चैनल पे बने रहेंगे। रेगुलर रूप से आपकी क्लासेस कराई जाएगी। थैंक यू। फिर मिलेंगे नए सेशन में।